हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योति कुमारी और आप मुझे देख रहे हैं टीचिंग पाठशाला पे। ये गाइडेंस वीडियो रहने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो CSI नेट का पैटर्न है उसमें कुछ एक आध चीज़ें जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं इस बार के अटेम्प्ट से। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि मैम क्या सच में 13 के 13 यूनिट टारगेट करने होंगे या फिर हम उससे कम भी टारगेट कर सकते हैं। और उसमें भी एक और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि मैम क्या ये एक्स यूनिट छोड़ दें, क्या ये वाई यूनिट छोड़ देने से होगा, क्या इस यूनिट को प्रिपेयर हम ना करें तो कुछ इशू होगा, क्या कुछ रिस्क होगा। तो इस पे ऑलरेडी जो है एक गाइडेंस वीडियो आ चुका है कि आपको कितनी यूनिट टारगेट करनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं, मतलब 6 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो जो है ऑलरेडी आपको टीचिंग पाठशाला पे देखने को मिल जाएगी। तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करने वाली हूँ। उसका लिंक जो है मैं यहाँ पे कहीं पे आई बटन पे दे दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है, आपको पता है कि आपके CSIR लाइफ साइंस का जो सिलेबस है उसमें लगभग टोटल 13 मॉड्यूल है, जिसे हम 13 यूनिट्स या 13 सब्जेक्ट्स कहते हैं। अब इन मॉड्यूल्स में से ऐसे कौन से मॉड्यूल्स हैं जो कि आपको कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, या आप कह सकते हो भले आप एग्ज़ाम के लिए उनको टारगेट करो या ना करो, लेकिन आपके पास उस यूनिट का इंफॉर्मेशन रहना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर उन यूनिट्स को आप गलती से भी स्किप करते हैं या आधा अधूरा प्रिपेयर करते हैं तो उस यूनिट के कारण जो है, क्योंकि वो यूनिट्स प्रिपेयर नहीं हैं, उस यूनिट के कारण आपका कमांड बाकी यूनिट्स पे से भी बिगड़ जाता है। तो मैं जिन यूनिट्स की बात कर रही हूँ वो यूनिट्स एक्चुअल में आपका लाइफ साइंस का फंडामेंटल माने जाते हैं, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स माने जाते हैं। उन यूनिट को स्किप करके एक लाइफ साइंस का स्टूडेंट या एक बायोलॉजी का स्टूडेंट कभी भी लाइफ साइंस को कोर तरीके से नहीं समझ पाएगा। आप भले ही लाइक आपका सिलेक्शन अलग अलग हो सकता है कि हाँ आपको ये सब्जेक्ट पसंद है तो आप ये एक तरीके से टारगेट कर रहे हैं, या वो टफ लग रहा है तो उसको लीव कर दे रहे हैं। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो अभी जिस स्टेज पे अभी आप हो, यानी कि प्रिपरेशन स्टेज पे, इसको अगर आप पॉजिटिवली क्रॉस करते हो तो आपके पास PhD आएगी। PhD में वो सारे के सारे फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं वो आपको एक तरीके से अप्लाई करने होंगे, चाहे वो आपका लर्निंग पीरियड हो, चाहे वो आपका एकेडमिक पीरियड हो, चाहे वो आपका रिसर्च पीरियड हो। क्योंकि PhD में सिर्फ और सिर्फ आप रिसर्च तो करते नहीं हैं, कभी आपको मौका मिलता है एक तरीके से एकेडमिक फील्ड में जाकर कुछ क्लासेस लेने का, कुछ प्रैक्टिकल्स करवाने का, कभी कभी लेक्चर्स लेने का भी मौका मिलता है काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट्स में। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि उन फंडामेंटल्स को छोड़ के आपका जो बेस है, कहते हैं ना जब एक बिल्डिंग रेडी होती है तो उसकी जो नींव होती है वो सबसे मजबूत होनी चाहिए। ये जो फंडामेंटल्स यूनिट्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो एक्चुअल में आपके लाइफ साइंस का जो लर्निंग पीरियड होता है उसमें एक बेस की तरह काम करती हैं। वो यूनिट्स आपको टफ भी लग सकती हैं, ईजी भी लग सकती हैं, डील करने वाले जोन में भी लग सकती हैं, या फिर ऐसे जोन में भी लग सकती हैं जिसमें कि आप उनको डील नहीं करना चाहते हो। तो आपको वो यूनिट्स अच्छी लगें या ना लगें, इंटरेस्टिंग लगें या ना लगें, बट रियलिटी ये है कि उन यूनिट्स का रोल आपके फंडामेंटल्स बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा है। मैं जिन यूनिट्स की बात कर रही हूँ वो है बायोकेमिस्ट्री, जो कि आपके CSR के सिलेबस में यूनिट नंबर 1 है। उसके बाद चला आता है सेल बायोलॉजी, दैट इज़ यूनिट 2। फंडामेंटल प्रोसेस जिसे कि हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं, दैट इज़ यूनिट 3। एंड फोर्थ चला आता है दैट इज़ सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, यानी बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग। ये 4 यूनिट्स ऐसी हैं जिनको कि अगर आप लीव कर देते हो तो एक तरीके से आपके पास जो चीज़ बच जाती है वो है कुछ नहीं। क्योंकि अगर आप देखिए तो आप प्लांट पढ़िए, वहाँ भी सेल्स चले आते हैं, वहाँ भी कम्युनिकेशन चला आता है। आप एनिमल फिजियोलॉजी पढ़िए, वहाँ भी सेल्स चले आते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी में भी हम कितने सारी सिग्नलिंग को पढ़ रहे होते हैं। इकोलॉजी इवोल्यूशन अलग हटा देते हैं बिकॉज वो एक क्लासिकल जोन में चला जाता है। इसके बाद जेनेटिक्स ले लीजिए या टूल्स एंड टेक्निक्स ले लीजिए, किसी भी यूनिट को आप डील कीजिए, इन सभी यूनिट्स में बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़रूर चला आता है। तो आपको समझना होगा कि अगर आप इन यूनिट्स को, इन 4 यूनिट्स को या इन 4 सब्जेक्ट्स को अगर आप एक तरीके से इनसे अगर दोस्ती नहीं करते हो तो आपका जो फंडामेंटल्स है ना लाइफ साइंस को लेकर वो कभी स्ट्रांग हो ही नहीं पाएगा। और एक ऐसा रिसर्च स्कॉलर
जो कि एक लैब में काम कर रहा है और उसके पास बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी या सेल सिग्नलिंग या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का अगर नॉलेज ना हो तो वो बहुत लंबे टाइम तक उस लैब में परसिस्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो एक तरीके से मुझे बायोकेमिस्ट्री उतनी नहीं अच्छी लगती है, बट मुझे इम्पोर्टेंस पता है, तो मैंने कभी बायोकेमिस्ट्री को स्किप नहीं किया है। मुझे बीइंग फ्रॉम अ माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, क्योंकि मेरा बीएससी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से हुआ है, तो मुझे बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन माइक्रोबियल बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का मौका ज़रूर मिला। और उस मौके को मैंने एक तरीके से उस मौके का फ़ायदा उठाया और पढ़ा, ऑल्दो मुझे पसंद नहीं आया दैट इज़ माइक्रोबियल बायोकेमिस्ट्री भी। नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री भी मैंने पढ़ा, मुझे वो भी कुछ खास पसंद नहीं आया, बट पसंद ना आना एक अलग चीज़ है, बट उसकी इम्पोर्टेंस पता होना ये एक अलग चीज़ है। मुझे पता है कि वो चीज़ मुझे पसंद आए या ना आए, वो यूनिट्स मुझे ईजी लग रही हो या ना लग रही हो, बट रियलिटी इज़ दैट कि मैं उसको स्किप नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे फंडामेंटल्स को बिल्ड करता है। आज भी आज के टाइम में अगर आप कोई भी यूनिट पढ़ने जाओ, घूम फिर कर उसमें जो है कुछ रिएक्शंस चले आएंगे, सेल्स चले आएंगे, सिग्नलिंग चली आएंगी, तो इन सबको हम कैसे अवॉइड करेंगे और अवॉइड करके कहाँ जाएंगे? तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि जस्ट बिकॉज वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, दैट डजंट मीन कि वो इम्पोर्टेंस को होल्ड नहीं करता है। तो गलती से भी इन 4 यूनिट्स को आप स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर मान लीजिए इन 4 यूनिट्स को अगर आपने सबसे पहले एक तरीके से डील किया है और उसके बाद आप बाकी सब्जेक्ट्स को डील करते हैं, जो कि आपके CSIR एग्ज़ाम की बात कर ले या गेट की बात कर ले या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, तो इनमें से अगर किसी भी सब्जेक्ट्स को अगर आप ये 4 सब्जेक्ट डील करने के बाद डील करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनको डील करना थोड़ा आसान लगने लगता है। इनफैक्ट आप सेल बायोलॉजी को थोड़ा डिटेल में पढ़ के देखिएगा। सेल बायोलॉजी को पढ़ने के बाद कितने ही ऐसी यूनिट्स हैं जिनको डील करना जो है काफ़ी एक तरीके से इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि हमें सब कुछ पता होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ से ये शुरू हुआ था। इसीलिए गलती से भी जो है इन 4 यूनिट्स को आप टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, चाहे ये यूनिट्स आपको अच्छे लग रहे हों या फिर ना लग रहे हों, बट रियलिटी इज़ दैट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं लाइफ साइंस डिपार्टमेंट में, और आप इन यूनिट्स को छोड़ के कुछ खास कमाल अपनी ज़िंदगी में नहीं दिखा पाओगे, और रिसर्च लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने एक एक्टिव लैब में जाकर 6 महीने तक काम किया था, तो मुझे वहाँ पे ये चीज़ फ़ील हुई थी कि यहाँ उस लैब में जो है मैक्सिमम चीज़ें इन्हीं यूनिट के ऊपर बेस्ड थी। चाहे वो आप प्राइमर डिज़ाइन कर रहे हों, चाहे वो आप टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिए, मीडिया बनाइए, कुछ भी कीजिए, उसमें कहीं न कहीं घुमा-फिरा के ये चारों यूनिट्स लग ही जा रही थी। इनफैक्ट कोई भी रिसर्च करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ रिसर्च पेपर दिए जाते हैं, ताकि आपके पास एक फंडामेंटल बेसिक्स आए कि हाँ, रिसर्च की शुरुआत या फिर इनिशिएट जो है उसको कैसे किया जाता है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे शुरुआत की जाती है। उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है, किसी भी लैब में आप जाइए, आपको कुछ पेपर दे दिए जाएँगे पढ़ने के लिए। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास फंडामेंटल्स नहीं है लाइफ साइंस के, ये चारों यूनिट्स के बारे में कुछ खास आइडिया नहीं है, आप सबसे पहला जो पहला स्टेप है कि रिसर्च पेपर को रीड करना, आप वहीं पे रुक जाते हो। तो भले ही बाकी यूनिट्स आपको कितनी भी आसान लगे, कितने भी डील करने वाली एटीट्यूड में लगे, लेकिन इन 4 यूनिट्स को गलती से भी स्किप मत कीजिए। एटलीस्ट अपने पर्सनल लेवल पे ज़रूर इनको रेडी कीजिए। जैसे कि मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। एक मेरी स्टूडेंट थी, 1 से 1.5 साल पहले की बात है। उनका बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट था। उनका कहना था कि मैम, जब भी मैं CSIR का एग्ज़ाम देने जाती हूँ, हर बार मैं बायोकेमिस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा नेगेटिव करके आती हूँ, इतना कुछ पढ़ने के बावजूद भी। तो मैंने भी उनको यही सजेशन दिया कि आप बायोकेमिस्ट्री को अवॉइड नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होल्ड करता है आपके CSIR में या फिर आपके करियर में भी, क्योंकि आपका करियर लाइफ साइंस डिपार्टमेंट या फिर साइंस डिपार्टमेंट में ही होने वाला है, रिसर्च डिपार्टमेंट में ही होने वाला है। तो उन्होंने एक चीज़ क्या की कि उन्होंने बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना जो है एक तरीके से कंटिन्यू रखा। बस बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो CSIR के टारगेट्स थे, या CSIR में वो कितने क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री से अटेंड करेंगी, उन टारगेट्स को उन्होंने कम कर दिया। तो जब उनका CSIR क्वालिफाई हुआ, तो उन्होंने ये चीज़ मेरे साथ शेयर की थी कि मैम, मुझे बायोकेमिस्ट्री फ़ोबिया है। इसकी वजह से मुझे पता था कि इसके क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में रॉन्ग होते ही होते हैं, तो मैं इसको अटेम्प्ट कम करूँगी, वही करूँगी जो कि जिसके लिए मैं श्योर हूँ, बट मैं बायोकेमिस्ट्री लर्न करना बंद नहीं करूँगी। तो
इन मतलब कि ये जो मैंने आपको शेयर किया, इससे यही पता चलता है कि उन्होंने उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझी थी। उनको भी आइडिया था कि हाँ, बायोकेमिस्ट्री को, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को, इन सबको अवॉइड करके कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में। ये कहीं न कहीं आपके साथ जो है आगे आपको मिल ही जाएँगे ये सब्जेक्ट्स। सोचिए आप डीएनए को छोड़ के जो है लाइफ साइंस कैसे पॉसिबल है? और जब आप डीएनए पे डील करते हो तो पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उस पे भर जाती है। डीएनए एक सेल के अंदर मौजूद होता है, तो बिना सेल को डील किए कैसे हो सकता है? तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ये आपस में मिल ही जाते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन 4 यूनिट्स को जो है गलती से भी स्किप मत कीजिए। ये फंडामेंटल्स यूनिट हैं। आपका बेस या तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, अगर ये आप इन यूनिट्स को अगर आप गेन कर लेते हो तो, और ये नहीं करते हो तो आप सबसे ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो इन स्पाइट ऑफ लर्निंग सो मच। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो सजेशन है, इन सजेशंस पे आप काम करेंगे, स्पेशली वो बच्चे जो कि ये गलती कर रहे थे इन यूनिट्स को स्किप करने की। तो वो इस बात पे जो है एक तरीके से फिर से थॉट लेंगे और सोचेंगे कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है। जो मैंने शेयर किया इस बात से आप कितना एग्री करते हैं, इस बारे में जो है आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा आप कह सकते हो सुझाव है जो कि आपके दोस्तों की मदद कर सकता है जो इस चैनल पे विज़िट करते हैं, तो आप अपने सुझाव को भी कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन ज़रूर कीजिएगा, मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक ये जो सवाल बना हुआ था, क्योंकि ऐसे सवाल मुझे मिल रहे थे कि मैम क्या स्किप करें? ये टफ़ लग रहा है, क्या ये स्किप कर दें? और अक्सर वो टफ़ वाले ज़ोन में या तो बायोकेमिस्ट्री होता था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता था या तो सेल बायोलॉजी होता था। तो इसलिए मुझे लगा कि इंडिविजुअली किसी बच्चे को मैं रिप्लाई करूँ, इससे अच्छा है कि मैं एक मतलब कि सभी के लिए जो है ये एक गाइडेंस वीडियो में बनाऊँ, जिससे कि बाकी कोई और बच्चा जो कि मेबी मेरे पास इस डाउट को लेकर नहीं आया है, बट शायद मेबी वो इससे मतलब कि फेस कर रहा हो ये सेम प्रॉब्लम, तो उसके लिए भी हेल्प हो जाएगी। सो मैं उम्मीद करती हूँ ये कोशिश आपको मेरी अच्छी लगी होगी और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।